हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 वाला जो हम बिजनेस स्टैट्स का पेपर कर रहे हैं उसका वीडियो नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में बच्चों क्वेश्चन 1 कर लिया था पूरा क्वेश्चन 1 और उसके और फिर क्वेश्चन 2 का मेन क्वेश्चन कर लिया था, उसका और वाला पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 2 है उसका जो और वाला है वो ये है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40%। ठीक है, ये मेरी बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी में मेरी वीडियो है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। शायद वीडियो नंबर 3 है, राइट? 2 या 3 होगी। तो उसमें थंबनेल पे लिखा हुआ है बेस थ्योरम। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है। अब बोल्ट इज पिक्ड अप। ठीक है, what is the probability that it is produced by machine B, what is the probability it is produced by machine C, what is the probability that it is produced by machine B और C। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। 25%, 35% और 40% और 4 5 7। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन 2 का जो और वाला पार्ट था उसका ए वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ए और बी दो पार्ट है। तो भाई हमारे पास 3 इवेंट है। एक है इवेंट E1, इवेंट E2 और इवेंट E3। ठीक है, तो इवेंट E1 को हम बोल रहे हैं अ रैंडमली सेलेक्टेड बोल्ट is produced by machine A, is produced by machine A। ठीक है, और E2 का मतलब ये सब सेम है, प्रोड्यूस बाय मशीन B और मशीन C। ठीक है, ये E3 का मतलब है कि हम C वाली मशीन को हम E3 इवेंट मान रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ गिवन होता है। सर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। अ बोल्ट इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो ए का मतलब जो गिवन है वो क्या है? अ रैंडमली सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। अ रैंडमली सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो भाई मुझे निकालना क्या है? तो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा था, इधर देख लेते हैं। दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मतलब ए बी सी, ये इवेंट E1, E2, E3 था, तो E2 वाला इवेंट मुझे लेना है। ठीक है, तो मुझे E2 का निकालना है और ए गिवन है। तो मैंने आपको भाई बेस थ्योरम अच्छी तरह सिखा रखी है, उसमें उसकी वीडियो जरूर देख लेना। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये ऊपर वाला एज इट इज आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे डिवाइड बाय 3 इवेंट है तो तीनों आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, ये सेम इधर आ जाएगा, बट E2 के लिए E1 हो जाएगा, और तीनों आएंगे। E2 वाला भी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। ठीक है, तो भाई हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ आ रही है? फर्स्ट पार्ट मेरा ये है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं A B C। तो भाई अगर मैं अलग से आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 क्या है। समझ आई? सर E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी, भाई E1 की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दी है 25/100, E2 की 35/100, E3 की 40/100। ठीक है, तो मैं इधर ले देता हूँ 25/100। ठीक है, फिर 35/100 था, फिर ये था 40/100। समझ आई? सर अगर E1 गिवन है तो A का मतलब डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है। ऑफ देयर आउटपुट रिस्पेक्टिवली 4%, 5%, 7% नोन टू बी डिफेक्टिव। इसका मतलब A में से 4% डिफेक्टिव आता है,
तो 4, 5 और 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4%, मतलब 4/100, इसकी हो गई 5/100 और इसकी हो गई 7/100। समझ आ रही है? बस ये वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। सर सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? इधर देखो, सेकंड वाला पार्ट कह रहा था बाय मशीन सी। अरे भाई जब सी दिया हुआ है, सी का मतलब इधर E3 आ जाएगा, तो ऊपर E3 आ जाएगा। समझ आ रही है? और हर जगह नीचे तो सेम ही रहेगा, नीचे तो टोटल ही आता है। तो सर E3 और ये सारी वैल्यू तो वही यूज होनी है। समझ आ रही है? ऊपर E3 आ जाएगा, बस E3 वाली वैल्यू डाल दो। समझ आ गई? सर तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? इट इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी और सी। तो सर ये कह रहा है मशीन बी और सी। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्क्वीज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या कह रहा है? बी और सी। तो सर अगर मैं बी और सी, अगर मैं ए वाला माइनस कर दूं वन में से, ठीक है, वन में से ए वाला माइनस कर दूं, मतलब वन में से ए वाला क्या था? ए वाला होगा मशीन ए वाला, मशीन ए मतलब इवेंट E1। तो अगर मैं वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A को माइनस कर दूं, समझ आई? सर E1/A का आंसर कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकालो E1/A और उसमें से वन को माइनस कर दो। ये ए बी सी तीनों टोटल है, टोटल वन होता है। तो वन में से बी और सी का चाहिए तो ए को माइनस करना है, तो ए को माइनस कर दो। या दूसरा तरीका क्या है कि भाई E2 भी आपने निकाल लिया और E3 भी आपने निकाल लिया। E2 बी वाला था, E3 सी वाला, दोनों को ऐड कर दो। तो जो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया, जो सेकंड वाले पार्ट का आंसर है, उन दोनों को ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है। बात समझ आ रही है? तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर रहे हैं। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम कर रहे हैं और बी पार्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस। ठीक है, बी पार्ट क्या केस है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ठीक है, क्या केस है ये? If 5% of the students appearing in the examination fail using Poisson distribution, ठीक है, using Poisson distribution, find the probability that out of 200 students appearing in the examination, none failed, 5 students failed. तो Poisson distribution का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन होगा भाई। तो अगर आपको Poisson distribution नहीं आता तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि इस अगर Poisson क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। ठीक है, ये था हमारा बी पार्ट, क्वेश्चन 2 के और का बी पार्ट। इस क्वेश्चन में एक चेंज मैं आपको करा रहा हूं, ये 200 के बदले 100 कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्यूशन है भाई, बार बार बता रहा हूं, उसमें बस फिगर चेंज है और क्योंकि मेरे पास आंसर है, क्योंकि मेरे पास आंसर है, ठीक है, तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वैल्यू चेंज होगी तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। जस्ट टू अवॉइड कैलकुलेशन आई एम जस्ट डूइंग दिस। ठीक है, तो 200 के बदले अगर मैं 100 को लेकर चल रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन, बाकी सब सेम है, तो मेरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसको लिख लो आप। आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा ना, उस प्रिंट आउट में उसको बस पेंसिल से लिख लो कि अभी मैं इसको ये करके सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आप 200 से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करना क्या है भाई? क्वेश्चन 2 का जो और वाला पार्ट था उसका बी वाला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का जो और था उसका बी वाला पार्ट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई एक बात इसमें ध्यान से समझो, इसमें किसकी बात हो रही है? सर फेल होने की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पी है,
वो मेरे लिए जिसकी बात हो रही है वो है सक्सेस, समझ आ रही है, दैट इज 0.05। जिसकी बात हो रही है वो मेरे लिए सक्सेस होता है, वो मेरे लिए पी होता है, ठीक है। और सर एन क्या है भाई, एन 100 दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन में 100 ले रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में 200 दिया हुआ, बट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 100 वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन हो रखी है तो मैं उसको 100 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको लैम्डा निकालना है, ये ध्यान रखना। आपको ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, दैट इज 0.05 इंटू 100, ठीक है। ये आपका लैम्डा का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये लैम्डा, ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई हमें। अब इसमें मुझे ये निकालना है पहला नन फेल्ड, पहला था नन फेल्ड, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर फॉर्मूला, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर, पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला होता है बेटा, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर आर, ये याद कर लो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है, अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो पहला वाला केस कह रहा है उसमें नन, तो मुझे नन फेल्ड, तो भैया फेल्ड वाला क्वेश्चन है ये, फेल्ड मेरे लिए पी है, सक्सेस है, फेल होना मेरे लिए सक्सेस है इस क्वेश्चन में। तो नन, नन का मतलब एक्स आर की वैल्यू 0 है, समझ आ गई, तो हम वैल्यू डाल देते हैं ई की पावर, अच्छा ये पुट किया, ये सॉल्व किया, तो ये मेरे पास तो ये एनपी मेरा क्या आ गया, 5 आ गया, है ना, एनपी क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर आ गया ई की पावर -5, ठीक है। लैम्डा क्या था, लैम्डा की वैल्यू तो 5 है, तो 5 की पावर आर मतलब 0, और आर मतलब 0 है, तो 0 फैक्टोरियल, समझ आई। अब आप इसको सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। तो सर ये वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर आ रहा है ई की पावर -5, और पीछे टेबल दी होती है, टेबल में से आप देखोगे तो ई की पावर -5, देखो आपको ऐसे टेबल दी होगी, सपोज इधर दिया होगा एन की वैल्यू दी होगी, इधर ई की पावर x और इधर ई की पावर -x, समझ आई। सपोज ये दिया 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, 6 7, ठीक है। तो 5 पे ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी ई की पावर -5 है, समझ आई। तो ऐसे हम टेबल देखेंगे, ई की पावर -5 की वैल्यू देखोगे, और आप पीछे जो आपको टेबल दी होगी, टेबल नहीं दी होगी तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 0.00674, 00674, समझ आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का। सर सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 5 स्टूडेंट्स फेल्ड, तो मेरे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5, बस कुछ नहीं करना, जहां लैम्डा, जहां आर है वहां 5 डाल देना है। तो सर लैम्डा की वैल्यू तो 5 ही है, तो ई की पावर -5, तो लैम्डा की वैल्यू 5 है, तो 5, और आर क्या है, आर इस केस में 5 है, और नीचे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको 5 फैक्टोरियल भी पता है, ये सब भी वैल्यू भी पता है भैया, ई की पावर -5 की वैल्यू तो मुझे पता ही है 0.00674, और 5 की पावर 5 इंटू नीचे डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5, देखो इसको लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बार, इसको लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेटर से डिवाइड करके, ये जो इस केवल इसका जो आंसर आ रहा है, समझ आ रही है, इसका आंसर आ रहा है 26.0417, तो मेरा जो आंसर आ गया वो हो गया 0.1755, 0.1755, समझ आ गई, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं इसका एक्सटेंशन भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, वो आपके पेपर में आ सकता है, आप समझ लो। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निकालना है मैक्सिमम 3 फेल्ड, मैक्सिमम 3 फेल्ड का मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 मैक्सिमम 3, इसका मतलब होता है 3 या 3 से कम, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 3 भी इंक्लूडेड है, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3,
समझ आई? तो भाई जीरो, जैसे हमने जीरो लगाया ना, जीरो का ये फॉर्मूला, तो ये पूरा एक फॉर्मूला लगेगा। वन के लिए अब जीरो के बदले वन पुट कर दो, वन आर के बदले वन पुट करोगे ये फॉर्मूला लगेगा, टू पुट करोगे, तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चन मिला के आपका जो आंसर आएगा वो आपका एक आंसर होगा। समझ आई? तो ये ऐसे सॉल्व करना है। आई होप कि ये आपको चीज समझ आ गई। अब सर अगर हमारे क्वेश्चन में 200 था, हमारे क्वेश्चन में क्या था 200, तो भैया n आप 200 ले लोगे, n इंटू पी, तो यहाँ 200 ले लोगे, तो जो आपका आएगा बस लैम्डा को उसको पुट कर देना। मेरे पास आंसर था ना, समझ आ रही है, इसलिए मैंने उसको जो अपना मेरे पास जो क्वेश्चन था मैंने उसी को कंसिडर करा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल्स और ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टेट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भैया? एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इधर लिख रहा हूं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर ये आ जाए तो आपको क्या समझाना है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, इसको कैसे समझाएंगे भाई? इसको वेन डायग्राम से, इसके साथ एक वेन डायग्राम बना देना। ठीक है, तो वेन डायग्राम ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये इसको शो कर दोगे कि ये ए यूनियन बी है ना, सॉरी ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ऐसे ये करके शो कर दोगे कि ये जो शेडेड एरिया है ये ए यूनियन बी है, बस। ठीक है सर, इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ सेट से आता है। सेट्स में बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैं पूरी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो ये इसको डिवाइड करूंगा तो एक ही आएगा, तीनों को मैंने फिर अलग अलग करके ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो भाई फेवरेबल अपॉन टोटल का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, तो इसका जो आंसर है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ आ रही है? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ गई? तो ये हमारे पास चीजें हो गई। तो मैंने ये प्रूव करके बता दिया कि पहले सेट में ये न्यूमरेटर लिया, फिर आप एक ही स्टेप में मत करना, पहले ये न्यूमरेटर करना ऐसे बस लिख के दिखा देना, फिर दूसरे स्टेप में न्यूमरेटर के साथ ये करके दिखाना, फिर तीसरे स्टेप में ये शो कर देना। ये होता है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, इसी में आ जाएगा कि भैया फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या लिखेंगे? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? ठीक है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन भी नल सेट होता है। तो आप लिख देना कि भैया अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन कुछ होता नहीं। या मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये होती है एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सर 3 का भी फॉर्मूला लिख देना। समझ आ रही है? ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ऐसे करके दिखाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, ये क्या बता रखा है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये 3 वाला फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो बस ये हो गए आपके एडिशन थ्योरम में। आप ये 3-4 चीजें एक्सप्लेन कर दोगे, ये एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है सर, दूसरा क्या है? दूसरा इसका पार्ट था
दूसरा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जब मैंने बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी करा रखा है, ठीक है, तो मैंने उसमें ये बता रखा है, ये मैं लिख देता हूं, क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये मैंने वो जैकेट चोरी वाला एग्जांपल दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, व्हेन टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, समझ आ गई। ऐसे मैंने 3 वाला भी एग्जाम फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसका एक और वर्जन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन लिखो एक ही बात है। तो अगर मैं बी को पहले ले लूंगा, ठीक है, चलो, या मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अगर सपोज मैं बी को पहले कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये इसके 2 वर्जन हो गए, समझ आई, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। सर ये किसके केस में था, आप ऐसे लिख सकते हो, ये डिपेंडेंट इवेंट के केस में था। किसके केस में था, डिपेंडेंट इवेंट, मतलब एक का आउटकम दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होता है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी अगर इधर ए लिखूंगा ना, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ आ रही है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो सर इसमें तीसरी बात भी बता दो भाई, 3 वाला फॉर्मूला लिख देना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जितनी बातें पता उतना लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये किस में बताना था, ये डिपेंडेंट में बताना था। तो इसको मैं काम करता हूं, इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, नीचे ले आया, ठीक है। सर डिपेंडेंट, यहाँ पे एक चीज और जोड़ देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला क्या है, ए के लिए अगर ये डिपेंडेंट है, ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बी के लिए कंडीशन है कि ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सी के लिए कंडीशन क्या है, दैट ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ आ गई। तो ये सारी बातें आप लिख दोगे तो ये इसका मतलब ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर है, चलो। तो ये वाला भी हमारा डन हो गया बेटा, क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 2 हमने इसमें पूरा कर दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन मैं थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। और ठीक है, चलो, इतने में आप सबके पास मतलब मैं इतने इसकी यहाँ तक की वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा उसको एडिट वगैरह भी करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जैसे बन रहेगा मैं शेयर करता जाऊंगा, ताकि आज की रात को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमारे पास एक दिन और बचा है, कल का दिन है, और मैं चाह रहा हूँ कि भैया जितना मैंने बना दिया उतना तो आप कर लो, और फिर कल सुबह मतलब मैं 4 बजे उठ के फिर आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियो, ताकि मैं मतलब मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में आपको सारी वीडियो, फर्स्ट सैम्पल पेपर सेकंड सैम्पल पेपर दोनों दे दूँ, ठीक है, 2023 का और 2024 का। ठीक है बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।